वेलकम टू एटियोलॉजी एंड इन टुडेज सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये पार्ट थर्ड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके कैंसर और ड्रग्स को। तो दो चीजें आज की सेशन में हमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करनी है, कैंसर और ड्रग्स। ओके, स्टार्ट करेंगे हम विद कैंसर। एड्स तक हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर लिया था, दोनों के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, प्लीज चेक इट आउट। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद कैंसर। कैंसर जो कि मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज है, जो कि हमें ह्यूमन के अंदर देखने के लिए मिलती है, और हमें अपनी लाइफ में इतनी बार कैंसर वर्ड सुनने के लिए मिलता है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओके, किसी को लंग कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट है कैंसर, किसी को लंग कैंसर है, किसी को आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लड कैंसर, ओके, किसी को आपको बोन कैंसर देखने के लिए मिलेगा, बोन मैरो कैंसर, किसी को WBC कैंसर, ठीक है, किसी को स्किन कैंसर। इतने सारी वैरायटीज मिल जाएंगी आपको कैंसर की, और ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहली बार सुनने के लिए मिल रही है। ये आपको इसका नंबर बहुत इंक्रीज हो गया है, आपको बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट आप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे क्योर भी बहुत अच्छा, हम ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी करी कैंसर की। लेकिन इस सेशन में ना कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपको कैंसर के पेशेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके अंदर हो क्या रहा है ना, वो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड कैंसर। देखो, कैंसर एक अनकंट्रोल ग्रोथ है। किसकी ग्रोथ है? उन सेल्स की जो कि बॉडी के अंदर मिल रहे हैं कैंसर पेशेंट के। सपोज कर लो सबके अंदर हम सबकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। उन सेल्स में एक अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, एक ऐसा डिविजन स्टार्ट होगा जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे जब डिविजन हो रहा है सेल्स का, तो उसके साथ आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कैंसर सेल्स में क्या होता है, एक अनकंट्रोल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, आपको डिविजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन डिफरेंशिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। अब मैम डिविजन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, दिमाग में आया वर्ड कि मैम डिविजन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है आपका डिविजन और एक होता है आपका डिफरेंशिएशन। डिविजन को हम कब बोलते हैं? जब कोई सेल डिवाइड कर रही है। डिवाइड कब करेगी? ग्रो कर रही है नंबर में, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि डिविजन हो रही है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे डिविजन हो रही है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सेल्स का, ठीक है, तो उसके साथ उनका वर्क जो है कि फंक्शन, इसका फंक्शन ये है, इस सेल का फंक्शन ये है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन सेल का। तो यहाँ पे कैंसर में आपका डिवीजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो अनकंट्रोल्ड आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ओके, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक के ऊपर एक सेल चलती चली जाएंगी और ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कैंसर सेल्स की, जो कि आपको कैंसर पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। सबसे नंबर 1, द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली विद अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होगा सेल डिवीजन पे, इतनी लगातार ग्रोथ होगी सेल्स की, वो रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे इन्हें कोई भी आपको बाहर से देना नहीं पड़ता, कोई ग्रोथ फैक्टर या कुछ अलग से एक्स्ट्रा सेलुलर, ये खुद ब खुद बॉडी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं ये सारी चीजें, ठीक। यहाँ पे ना कैंसर सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये नीट में इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, प्लस CBSE बोर्ड में ना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कैंसर सेल के पास नहीं होती, तो उस आपका आंसर क्या होगा? इट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, ये वाली चीज सुन लो। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है ना ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारे सेल्स कुछ इस तरीके से ग्रो करेंगे कि ये एक दूसरे को ना अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की प्लेस पे आएंगे नहीं, आराम से यही अपनी स्पेस में ग्रो करेंगे। इसके ऊपर भी ऐसे सेल्स ग्रो करेंगे अच्छी तरीके से, ओके। और ये एक दूसरे की जो स्पेस है ना तो उसे खराब करेंगे ना, एक दूसरे का न्यूट्रिशन लेंगे, आराम से अपनी अपनी स्पेस में ये ग्रो करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स में आपको क्या देखने के लिए मिलती है? प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए ही नहीं मिलती। यहाँ पे जैसे ये आपके सेल्स हैं नॉर्मल वाले, ठीक है, अभी ये नॉर्मल है, लेकिन क्या होगा जब ये कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन होगा इसमें, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, इसके ऊपर बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठा हो गया कुछ इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे लॉस्ट हो गई कैंसर सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपके कैंसर सेल हो गए और ये आपके नॉर्मल सेल जो आपको देखने के लिए मिलते हैं बॉडी में, जिस तरीके का ग्रोथ वो दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि रिपीटेड डिविजन हो रहा है, डिफरेंशिएशन कोई नहीं है लेकिन रिपीटेड डिविजन है सेल्स में, तो ये फॉर्म करता है एक लार्ज मास ऑफ टिश्यू जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर। एज यहाँ पे आपको इस फिगर में देखने के लिए मिल रहा है कितना बड़ा टिश्यू है, ओके। और यहाँ पे पता है ये टिश्यू जो फॉर्म हुआ है ना, ये जो आसपास के सेल्स है ना, इन्हें भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, इन सेल्स को जो कि इसके आसपास है। यहाँ से क्योंकि देखो यहाँ पे इतना बड़ा लार्ज मास है, ये जो इतना बड़ा आपको लार्ज मास देखने के लिए मिल रहा है, आप इसे ट्यूमर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आसपास के सेल्स है ना, उनसे न्यूट्रिशन भी लेगा अपनी ग्रोथ के लिए, ओके। सो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है कैंसर में। अब कैंसर में जो ट्यूमर है ये आपके दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के कैसे, एक होता है आपका बिनाइन, ओके, और दूसरा होता है आपका मेलिग्नेंट। बिनाइन कौन सा है, मेलिग्नेंट कौन सा है? बिनाइन जो है ना, वो ये समझो वो ना बहुत बच्चा है, ठीक है, वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, अगर आपने उससे बोला है कि मतलब तुम यहीं रहना तो यहीं रहेगा, ओके। लेकिन जो मेलिग्नेंट वाला है ना, वो एक जगह फिक्स नहीं रहता, वो पूरी बॉडी में घूमता है ब्लड के साथ, ओके। तो वो कहीं एक जगह पे फिक्स नहीं रहता। जैसे आपने डायग्नोस करा कि हैंड में है, ठीक है, आपको लगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे हाँ हमें लग रहा है कि ट्यूमर है, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चलेगा नहीं वो तो कहीं और है, उस स्पेस पे तो है ही नहीं जहाँ पे हमने डिटेक्ट करा था। तो ये ट्यूमर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपका, दूसरा टाइप ऑफ ट्यूमर, वो बहुत खतरनाक ट्यूमर है। मेलिग्नेंट हम बहुत खतरनाक चीज को बोलते हैं, ओके। सो मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक है। बिनाइन जो है वो आपका हल्का हल्का ट्यूमर है, इसकी बहुत इजीली लाइक हम इसे आराम से हटा सकते हैं, जो उसका क्योर है वो बहुत इजी है, ओके। ट्रीटमेंट बहुत इजी है बिनाइन ट्यूमर का, उतना ज्यादा टफ नहीं है। बिना जो आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत खतरनाक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपका बिनाइन ट्यूमर से, इसे और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखो बिनाइन ट्यूमर, देखो अगर मैंने जैसे बोला कि वो बच्चा है, जहां आप बोलोगे ना कि बेटा यहीं बैठे रहना, तो यहीं बैठा रहेगा, अपनी स्पेस से हिलेगा नहीं, ओके। सो यहाँ पे ये रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहां पे ये स्टार्ट होगा बिल्डअप होना, वही ये उसी जगह पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा दूसरे पार्ट्स में बॉडी के, ओके। सो दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सा ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर। बी से बच्चा, बी से बिनाइन, बहुत इजीली याद कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है, राइट। यहाँ पे ये कॉज करेगा लिटिल डैमेज, बहुत ही थोड़ा डैमेज कॉज करेगा, क्योंकि देखो एक जगह है, ओके। सो यहाँ पे हम सर्जरी के थ्रू या पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट के थ्रू वहां से बिनाइन ट्यूमर को हटा सकते हैं बहुत इजीली, कोई टफनेस नहीं है, ओके। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ये इतना खतरनाक ट्यूमर है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ट्यूमर सेल्स, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स ये एक ऐसे मास देखने के लिए मिलता है आपको पॉलिफरेटिंग सेल्स का, ओके। ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, और जो भी आसपास के सेल्स है ना उन्हें भी बहुत खराब करते हैं, ओके। सो दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, ओके। यहाँ पे ये सेल्स क्योंकि एक्टिवली डिवाइड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में बताया कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कोई नहीं है, तो ये दूसरों का न्यूट्रिशन है ना लेंगे, दूसरों से वाइटल न्यूट्रिशन लेंगे, तो आसपास के जितने भी सराउंडिंग सेल्स हैं उन पे बहुत अफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मेलिग्नेंट ट्यूमर की देखने के लिए मिलती है, विच इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने एक पर्टिकुलर आपके हैंड में डिटेक्ट करा, जैसे आपके हैंड में नहीं, पर्टिकुलर पेशेंट के हैंड में डिटेक्ट करा कि यहाँ पे इस वाले पर्सन के हैंड में ना ट्यूमर है, ठीक है, हमने हैंड में डिटेक्ट करा। कुछ देर बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अब हैंड में है नहीं, वो तो कहीं और चला गया है वो, और वहां जाके उसने एक और नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर दिया है, ओके। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस, ओके। इट्स नॉट टेसिस, इट्स स्टेसिस, ओके, लास्ट में सिस वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिनेशन अच्छी अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में ना आती है बच्चा, तो ये वाली चीज बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए आपको। Cell sloughed from such tumor reach distant sites through blood, and whenever they get lodged in the body, and whenever they start a new tumor there, okay, जहां पे भी ये जाएंगे वहां पे एक न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देंगे और एक जगह फिक्स नहीं रहेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, और ये मोस्ट
फियर्ड प्रॉपर्टी है आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर की। तो दो चीज अच्छी तरीके से याद रखना। पहली थिंक तो कि मेटास्टेसिस होता क्या है, ओके, इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी बढ़िया बढ़िया तरीके से, ओके। लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर आपका मेटास्टेसिस शो नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, ओके। अब बात कर रहे हैं हम वायरसेस की। तो देखो यहाँ पे जो ऑन्कोजेनेसिस वायरस है, ओके, जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस है, ये आपका कैंसर कॉजिंग है, वायरल ऑन्कोजीन्स। तो ये क्या है? आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। मतलब ये जो आपके ऑन्को वायरसेस है ना, ये आपका कॉज करते हैं, इनके पास ना जीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। क्या होते हैं? जीन्स। तो जितने भी आपके कॉजिंग कैंसर कॉजिंग वायरस है, इनके पास जीन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन्स। समझ में आ गई लाइन, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कॉजेज। होता कैसे कैंसर? हमने ये देखा कैंसर में ना ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक, एक बिनाइन एक मेलिग्नेंट। अब यहाँ पे कॉजेज क्या है कैंसर के? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉज क्या है? ये जो आपका नॉर्मल सेल से आपका कैंसरस सेल बन रहा है। अब कैंसरस सेल का एक और नाम होता है विच इज नोन एज नियोप्लास्टिक सेल्स, ओके। सो नियोप्लास्टिक सेल्स याद करना, इसे हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। ये आपका फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है, और आपका किसी बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, ओके। सो नंबर वन, फिजिकली होगा, केमिकली भी हो सकता है कैंसर सेल का फॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हो न्यूप्लास्टिक सेल्स का फॉर्मेशन, और बायोलॉजिकली भी हो सकता है, ओके। और जितने भी एजेंट्स जो कि कैंसर करवाते हैं, चाहे फिजिकली करवाएं, केमिकली करवाएं या बायोलॉजिकली करवाएं, इन सबको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस, राइट। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा नॉर्मल सेल का इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो, चाहे बायोलॉजिकली हो, उन सारे एजेंट्स को हम बोलेंगे कार्सिनोजेंस। अब फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं? इट इज एक्सरेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज, जैसे कि आपका यूवी रेज। तो सोचो जरी थोड़ी सी देर के लिए, एक्सरेज हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? एक्सरेज होते हैं वो पूरी बॉडी की, ठीक, किसी पर्टिकुलर पार्ट की करवाता है कभी कोई डॉक्टर, कुछ हो गया ऐसा तो एक्सरे होता है। सीटी स्कैन भी सुना है आपने। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी? ये रेडिएशन आपकी बॉडी में छोड़ती है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है आपको, ओके। इसलिए हर डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आपको अच्छा स्टमक की कोई चीज है या कुछ भी हल्की सी प्रॉब्लम है तो एक्सरे करवा लो, फटाफट ये चीजें नहीं होती, ठीक है। लेकिन आजकल ये चीजें आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल रही है, इसलिए आपका जो कैंसर का जो वर्ड है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ओके। यूवी रेज कहाँ से आ रही है? हमारी सन से, ओके। गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज जैसे कि यूवी रेज, ये सारी चीजें कैसे है? आपका फिजिकल एजेंट है जो कि कैंसर कॉज करवाता है, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट इज सिगरेट स्मोक। जो लोग सिगरेट लाइक अपटेक करते हैं, सिगरेट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा रहता है लंग कैंसर का। यहाँ पे जो आपका निकोटीन प्रेजेंट रहता है टोबैको के अंदर, वो जो च्यूइंग करते हैं टोबैको को, वो भी एक बहुत अलग चीज है, ठीक है, उससे भी कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर, राइट। यहाँ पे आपको बेंजोपाइरीन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिकल एजेंट है, इससे भी आपको देखने के लिए मिलता है कैंसर। ये भी कैंसर कॉजिंग एजेंट है आपका कार्सिनोजन। यहाँ पे आपको एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे जितने भी आपके नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक, तो ये नॉर्मल सेल जिन्हें हम बोलते हैं लाइक आपका सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये आपका इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। कैसी स्टेट में? इनएक्टिव स्टेट में। लेकिन जैसे ही कुछ सर्टेन कंडीशन में ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आपका ऐसे जीन्स में जो कि कैंसर कॉज करवाते हैं, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स। पहले क्या थे? ये सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, इसे हम बोलते हैं CONC, सी ऑन्क, ओके। एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में था, इनएक्टिव स्टेट में आपकी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, ये जीन्स प्रेजेंट थे। लेकिन क्या हुआ, जब आपके बॉडी में बायोकेमिकल एजेंट आया कैंसर, तो उसने क्या करा? इन्हें एक्टिवेट करा और ये कन्वर्ट हो गए आपका कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स में, ओके। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिली। अब यहाँ पे डिटेक्ट कैसे करते हैं किसी भी पर्सन को अगर कैंसर है? तो सबसे पहले एक बोन मैरो और ब्लड टेस्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। यहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या करते हैं,
जैसे कि अगर यहाँ पे WBC का एग्जांपल ले लेते हैं, WBC कैंसर का, सपोज कर लो डॉक्टर को लग रहा है कि यहाँ इसे है ना WBC कैंसर हो सकता है, विच इज ल्यूकेमिया। ओके, सो ल्यूकेमिया हो सकता है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे जो आपका इंक्रीज सेल काउंट है, WBC का काउंट, ये सारी चीजें चेक करेगा ब्लड के थ्रू। ओके, सो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कैंसर डिटेक्शन में। तो एक सिंपल सी चीज ये होगी। दूसरी चीज होगी नेक्स्ट है आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। बायोप्सी में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी टिश्यू हम लेंगे, उसके थिन सेक्शन को कट करेंगे, जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ना हमें कैंसर सेल लग रहा है कि डिटेक्ट हो सकते हैं। ओके, ट्यूमर लग रहा है, तो उस सेक्शन को, उस टिश्यू को हम बहुत थिन स्लाइसेस में कट करेंगे, स्टेन करेंगे और एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? पैथोलॉजिस्ट। ओके, तो ये हमारी चीज नहीं है, पैथोलॉजिस्ट की चीज है, जो कि ये सारे काम करेंगे बायोप्सी के अंदर। ओके, देन है आपका रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हम एक्सरेज को यूज करते हैं ताकि हम जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना उनमें कैंसर को डिटेक्ट कर सके। मतलब जितने भी आपके एक्सरेज हैं, जो कि आपने देखे होंगे, एक्सरे शीट्स तो बहुत आसानी से देखे होंगे ना, हो सकता है आपने कभी करवाया भी हो एक्सरे, ठीक है, आगे नौबत ना आए। ओके, उसकी कोई वाली बात नहीं है, लेकिन जो एक्सरेज है ना वो आपको यूजुअली क्या देखने के लिए मिलता है, डिटेक्ट करते हैं हम कैंसर इंटरनल ऑर्गन्स में। ओके, देन है आपका लास्ट विच इज डी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, विच इज CT से डिनोट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में आई हुई है। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे हम एक्सरेज को ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि आपका 3D स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं किसी भी इंटरनल ऑर्गन का। तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर की, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर नहीं है रेडियोग्राफी में। ओके, रेजोनेंस इमेजिनिंग, ये जो रेजोनेंस इमेजिनिंग है ना, इसमें जितनी भी आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेज है, जैसे कि आपका UV रेज हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड, इनको हम यूज करते हैं MRI में, विच इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, इसमें हम यूज करते हैं ताकि हम जितने भी चेंजेस एक लिविंग टिश्यू में हो रहे हैं ये हम बहुत अच्छी तरीके से पता लगा सके। ओके, डिटेक्ट कर सके बहुत अच्छी तरीके से जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको एक लिविंग टिश्यू में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो कि कैंसर कॉज करवा रहा है, उसके अगेंस्ट हम डिटेक्ट कर लेते हैं एंटीबॉडीज को, सर्टेन कैंसर के, सबके लिए नहीं, तो किसी किसी के लिए। तो उसमें हम क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो आपका डिटेक्ट करने में लिए यूज करते हैं हम कैंसर को। ओके, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, तो सर्जरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्जरी से हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। जो भी आपका हल्का फुल्का जैसे ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर, उसका बहुत इजीली आप सर्जिकल रिमूवल कर सकते हो। ओके, तो द ट्यूमर आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। दूसरा मेथड होता है आपका रेडिएशन थेरेपी, और फिर होता है आपका कीमोथेरेपी। ये बहुत बार सुना होगा, रेडिएशन थेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी आप बोल सकते हो, इजी वर्ड है। ओके, सो रेडियोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, हम जो आपका ट्यूमर सेल्स है, ठीक है, उन्हें आपका लीथल इरेडिएशन देंगे बाहर से। ओके, सो सेल्स को देंगे ताकि हम जितने भी आसपास के अराउंड के जो नॉर्मल सेल्स है उनका ध्यान रख सके। ओके, सो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है रेडियोथेरेपी में। फिर है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उन्हें किल कर देते हैं थेरेपिस्टिक ड्रग दे के, यानी कि हम ड्रग देंगे कैंसर सेल्स को ताकि हम उन्हें किल कर दें, वो वहीं मर जाएं, उसे बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं ना इनकी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा कीमोथेरेपी जिस पेशेंट की होगी, अनीमिया आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि बहुत बहुत सारे। ठीक, फिर आपका लास्ट में आता है आपका इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में आपको एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर हम उस पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ओके, ये जो अल्फा इंटरफेरॉन है ना, ये उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर देगा और उसकी बॉडी खुद ब खुद जो ट्यूमर सेल्स है ना उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। आप सोच रहे होंगे तो मैम बहुत अच्छा मेथड है इम्यूनोथेरेपी, बट इट्स ये वर्क भी करे ना उस पेशेंट के अंदर तब बात है। ओके, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या है, एक ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जिसे हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, इसको हम पेशेंट की बॉडी में देंगे और इम्यून सिस्टम जो है उसका इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की। तो यहाँ पे हमें 3 कैटेगरी
पढ़नी है ड्रग्स की, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम आपके ड्रग्स से। तो देखो ड्रग्स को यूजुअली आपका अब्यूज देखने के लिए मिलता है, यानी कि लोग मिसयूज ज्यादा करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, उन्हें उस वाली चीज को हम बोलते हैं अब्यूज। ठीक है, लोग अब्यूज कर रहे हैं उस चीज को। ठीक, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, तीन हमें मेन ड्रग पढ़नी है अच्छी तरीके से। ओके, इन सारी ड्रग्स को यूजुअली हम फ्लावरिंग प्लांट से ही करते हैं, मतलब कोई किसी पार्ट से ले लिया प्लांट के लिए, कोई किसी पार्ट से ले लिया, ऑब्टेन हम फ्लावरिंग प्लांट से ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी है जिन्हें हमने फंजाई से लिया है, और ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ है ऐसी जिन्हें हमने फंजाई से ऑब्टेन किया है। स्टार्ट करते हैं हम ओपियोइड से। ओपियोइड्स में आती है आपकी हीरोइन, जिसे हम कॉमनली कहते हैं स्मैक। और स्मैक क्या है आपका, एक केमिकली डी एसिटाइल मॉर्फिन है, जो कि वाइट ओडोरलेस, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, बहुत ज्यादा बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम मॉर्फिन को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, तो मॉर्फिन को हम लेते हैं पापेवर सोमनीफेरम से। ये पापेवर सोमनीफेरम क्या है, आपका बोटानिकल नेम है किसका, पॉपी प्लांट का। पॉपी प्लांट इसे कॉमन नेम है, जैसे कैट, डॉग, ये आपका कॉमन नेम है। ठीक, तो आपका पापेवर सोमनीफेरम बोटानिकल नेम है उस प्लांट का, पॉपी प्लांट का। और पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से, लैटेक्स वाले पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन को। यहाँ पे ये जो हीरोइन है, या फिर आप इसे स्मैक बोल सकते हो, इसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम एसिटाइलेशन कर लेते हैं मॉर्फिन की। एसिटाइलेशन क्या होता है, क्या आपको केमिस्ट्री याद है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम एसिटाइलेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं। ओके, अगर याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहां जाके देखना, एसिटाइलेशन की प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हम मॉर्फिन का क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, तब जाके हमें हीरोइन और स्मैक आप बोल सकते हो हमें ऑब्टेन होता है। मोड ऑफ इनटेक क्या है, देखो यहाँ पे मोड ऑफ इनटेक ये है कि हम इसे स्नॉटिंग के थ्रू ले सकते हैं और बाय इंजेक्शन भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे इनटेक कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन कहाँ एक्ट करता है, कहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, तो यूजुअली ये वर्क करते हैं आपके सीएनएस पे, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो सीएनएस पे वर्क करेंगे और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे वर्क करेंगे, यानी कि आपका जीआईटी पे। तो ये वाली चीज अच्छी तरीके से देख लो, ये जो जीआईटी है इस पे वर्क कर रहे हैं और सीएनएस पे, दो जगह वर्क कर रहे हैं आपके ओपियोइड, और यहीं पे ज्यादा अफेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपके इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हीरोइन जो है आपका, वो एक बहुत अच्छा डिप्रेजेंट की तरीके से वर्क करती है। जैसे किसी की अगर बॉडी में फंक्शन को स्लो डाउन करना है तो हीरोइन दे देंगे। ठीक, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जैसे अपेंडिक्स का पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स आपका मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन। लेकिन एक चीज सुन लेना, मॉर्फिन की 3 बारी की लिमिट है, 3 बारी से ज्यादा दिया ना बहुत बड़ा अब्यूज होगा, जो इंसान उसे आदत पड़ जाएगी, बहुत उसकी बॉडी में इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो ये मॉर्फिन जो है एक सेडेटिव बहुत इफेक्टिव पेन किलर है, जो कि यूजुअली ऐसे ही हम पेन में देते हैं जो ज्यादा बहुत पेन हो रहा है, जैसे अपेंडिक्स का पेन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये वाली डायग्राम देखो, ये जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसमें देखो कैसे कंपेयर कैसे करोगे, देखो एक तो यहाँ पे एन देखने के लिए मिल रहा है आपको, यहाँ पे ओ, एक ओ, दो ओ, तीन ओ, चार ओ। ओके, 4 ओ देखने के लिए मिल रहे हैं, और आपको एक आपका साइक्लिक रिंग देखने के लिए मिल रही है। तो अच्छी तरीके से याद कर लेना। फिर कैनाबिनॉइड से स्टार्ट करते हैं। कैनाबिनॉइड्स हम ऑब्टेन करते हैं कैनाबिनस सैटिवा से। कैनाबिनस सैटिवा भी आपका प्लांट है, इसके हम इन्फ्लोरेसेंस से, मतलब फ्लावर पार्ट से हम इसे ऑब्टेन करते हैं कैनाबिनॉइड्स को। हम इसके फ्लावर का टॉप भी यूज करते हैं, लीव्स भी यूज करते हैं, रेजिन्स भी यूज करते हैं, हर चीज यूज करते हैं, और अलग अलग आपका कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, जैसे कि हशीश, चरस, marijuana, गांजा, इन सारी चीजों को हम लेते हैं। अब इसे हम यूजुअली ओरल इंजेक्शन से ले सकते हैं और इनहेलेशन से भी ले सकते हैं। इनहेलेशन मतलब आपका नाक से ले लेना, ठीक है, सूंघते सूंघते, और फिर ओरल इंजेक्शन मतलब आप माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू आप अपटेक कर रहे हो इसका, तो इसे हम बोलते हैं ओरल इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ब्रेन में। तो यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स का प्रेजेंट है ब्रेन में। ओके, किसके, कैनाबिनॉइड्स के। यहाँ पे ये इफेक्ट करता है आपके
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को, यानी कि आपके हार्ट को। ओके, सो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा आपका कैनाबिनॉइड्स, और ये यूजुअली बहुत सारे जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन है ना, इसे बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, अब्यूज करते हैं इसे। ओके, तो अब्यूजमेंट कैनाबिनॉइड्स की देखने के लिए मिलती है स्पोर्ट्समैन के अंदर। ओके, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है, केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, सॉरी आपका कैनाबिनॉइड्स का। ओके, और यहाँ पे आपको एक तो आपको देखने के लिए मिल रहा है साइक्लिक रिंग। ओके, और यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है, बट वो हाफ है। ठीक, यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल तो देखने के लिए मिल रहा है OH का। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है OH का, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दो आपके OH के मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोका एल्केलॉइड्स की और कोकेन की। कोकेन या फिर कोका एल्केलॉइड्स, इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका से। कहाँ से? इरिथ्रोजाइलम कोका से, और ये आया है आपका साउथ अमेरिका से। ओके, हम इसकी लीव्स और यंग ब्रांचेस को लेते हैं, और ये साउथ अमेरिकन प्लांट है आपका। इसे हम स्नॉटिंग और स्निफिंग से भी ऑब्टेन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये आपका लाइक एक्शन करता है, जिसके रिसेप्टर्स है ना वो आपका सीएनएस में प्रेजेंट है। अब किसी का जो जैसे आपका इफेक्ट होना है, बॉडी का रिस्पॉन्ड होना है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो ये क्या करता है, उस पर भी इफेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि आपका डोपामाइन है। डोपामाइन ऐसा केमिकल है जो कि आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिलैक्सेशन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रिलैक्सेशन। ओके, तो अगर डोपामाइन रिलीज नहीं होगा तो आपको रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट कॉज कर रहा है, ये इंटरफेयर भी करता है न्यूरोट्रांसमीटर से, जैसे कि आपका डोपामाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, और अगर आपने इसे ओवरडोज लिया तो इसमें इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं? हेल्यूसिनोजेंस यूजुअली ऐसी ड्रग्स होती है जो कि आपको एक अलग दुनिया में लेके चली जाती है। मतलब वो इंसान जिसने ऐसी ड्रग्स ली है हेलुसिनोजन वाली, वो एक अलग दुनिया में चला जाएगा, इमेजिनिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो रियल आपकी लाइफ है वो चली जाएगी और ड्रीम लाइफ आ जाएगी। ओके, तो वो सोचने लगेगा यार मैं तो कहीं और बैठा हुआ हूँ, लेकिन होगा इसी दुनिया में। ओके, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है हेलुसिनोजन वाली ड्रग में। अब यहाँ पे हम इसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? तो इसे हम ऑब्टेन करते हैं आपका एट्रोपा बेलाडोना से। कहाँ से? एट्रोपा बेलाडोना से, धतूरा से, आपका LSD से, यानी कि आपका लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड से। ठीक है, और फंगस से भी, विच इज क्लेविसेप्स पुरपुरी। ओके, तो इन सारी चीजों से भी हम ऑब्टेन करते हैं आपकी हेलुसिनोजेंस ड्रग। ओके, ये इफेक्ट क्या करती है? तो इफेक्ट करती है आपकी सेरिब्रम को और सेंस ऑर्गन को। तो सेंस ऑर्गन भी इफेक्ट होंगे, सेरिब्रम भी इफेक्ट होगा इन सारी हेलोजिनोशल ड्रग्स से। ठीक, यहाँ पे ये आपके थॉट्स, जो आपकी फीलिंग्स है, उन्हें चेंज कर देगी। ओके, और हर एक जो आपका इंडिविजुअल है उसकी अलग जो आपके परसेप्शंस है उन्हें चेंज कर देगी। तो उनपे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। यूजुअली वो इंसान ना अलग दुनिया में चला जाएगा, तो उसकी फीलिंग्स बहुत चेंज हो जाएंगी, उसे बहुत अच्छा अच्छा फील होगा। ठीक, यहाँ पे हम ऐसी ड्रग्स, ये हेलुसिनोजेंस वाली ड्रग के वो इमेजिनिंग करने लग जाए, ऐसी ड्रग्स हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, मेंटल इलनेस है। ओके, इंसोम्निया है उन्हें, यानी कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती। तो उन उन जितने भी आपके इंडिविजुअल है इंसोमिया डिप्रेशन वाले, उन्हें हम ये ड्रग देते हैं। देन है आपका टोबैको। टोबैको प्लांट से जिसे हम ऑब्टेन करते हैं, बहुत ईजी है टोबैको प्लांट, तो आप बहुत ईजिली याद भी कर लोगे। इसे याद करने की भी क्या जरूरत है? टोबैको प्लांट, इसे हम स्मोक कर सकते हैं, च्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, और एज अ स्नफ भी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है ना, तो एज अ स्नफ भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसके अंदर निकोटीन, ये जो केमिकल प्रेजेंट है ना निकोटीन, ये इसका लाइक ऐसा केमिकल है जो कि अडिक्टिव बना देता है लोगों को। मतलब इस एक बार अगर आपने टोबैको ले लिया, ठीक है, तो उसके इसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट है, आप अडिक्टिव बन जाओगे इस चीज के। ओके, अब ये निकोटीन करता क्या है? ये निकोटीन जो आपका एड्रीनलिन ग्लैंड है, उससे एड्रीनलिन जो हार्मोन है, नॉन एड्रीनलिन हार्मोन, उसको आपका रिलीज करवाएगा और ज्यादा अमाउंट में। तो जब ये दोनों हार्मोन रिलीज होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं टोबैको प्लांट में, जो आपको
निकोटीन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो जो लोग टोबैको का अपटेक करते हैं तो उनका हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ओके, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे इसके? तो देखो इफेक्ट्स ये होंगे कि यहाँ पे चांसेस रहेंगी उसे लंग कैंसर की, ब्रोंकाइटिस की, आपका एम्फाइसीमा की, कोरोनरी हार्ट डिजीज की, कैंसर ऑफ थ्रोट की, गैस्ट्रिक अल्सर की, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की। ओके, स्मोकिंग लीड्स टू इंक्रीज इन सीओ होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई पर्सन आपका स्मोकिंग कर रहा है तो उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड ना करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगी, तो आपको क्या यहाँ पे उस पर्सन की बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बहुत ज्यादा, और उसे ओरल कैंसर भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो ओरली उस चीज को ले रहा है टोबैको को, तो उसे ओरल कैंसर हो सकता है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये डेथ का कॉज बनता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आसपास आपके कोई टोबैको च्यू करता है तो उसे प्लीज मना करिए, क्योंकि ओरल कैंसर बहुत खतरनाक है। ओरल कैंसर मतलब माउथ का कैंसर। ठीक है, और मैंने देखा है खुद, इतना ज्यादा फेटल होता है ये, इंसान तड़पते तड़पते मर जाता है। ओके, सो प्लीज अगर आपके आसपास कोई ऐसा टोबैको अपटेक कर रहा है और ओरली, तो उसे प्लीज मना करिए। और हर पैकेट पे भी ना बहुत अच्छी तरीके से मेंशन होता है कि ये ओरल कैंसर कॉज करता है। ओके, तो इंसान को पता होना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन उन्हें भी समझनी चाहिए ये चीज कि इन चीजों का हमें अब्यूज नहीं करना चाहिए, चीज अच्छी नहीं है। फिर है आपके लिए अल्कोहल। अल्कोहल को हम ओरल इनटेक करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब जानते हैं। अल्कोहल एज एन एनेस्थेटिक भी इफेक्ट देता है। देखो अल्कोहल बहुत सारी मेडिसिन, कफ सिरप्स में भी यूज होता है। ओके, सो उस अमाउंट में वो ठीक है, लेकिन जब इसका अब्यूज हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेरिबेलम पे इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, सेरिबेलम पे इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। लोग सही से चल नहीं पाते, सेरिबेलम सही नहीं रहा, वो स्ट्रेट हम चल नहीं सकते। अगर अल्कोहल किसी ने अपटेक लिया है, इनटेक करा है अल्कोहल का, तो वो स्ट्रेट चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सेरिबेलम बहुत ज्यादा अफेक्ट करा गया है। ओके, और अदर पार्ट्स, ये सारी चीजें हमें अफेक्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पैप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, लिवर सेल कार्सिनोमा, ठीक है, यूफोर्बिया, आपका लिवर फेलियर और हेपेटाइटिस। ओके, ये सारी चीजें आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। फिर हो गया आपका एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन मतलब अटैचमेंट, किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट कब होता है? जब आप उस चीज से लगे रहो। ठीक है, अटैचमेंट मतलब आप एक चीज यूज कर रहे हो, एक चीज बहुत ज्यादा है आपके पास, या आप एक चीज आपके पास रखी रहती है तो आपको उसके अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आपके पास कोई एक डॉग है, सपोज कर लो आपका एक पेट डॉग है, तो आपसे आप मतलब अटैचमेंट हो जाता है ना थोड़ा बहुत उसके साथ रह के। कोई अगर न्यू गेस्ट है आपके घर में, आपके साथ कजिन आपके साथ रह रहा है, तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाएगा। सेम एज अटैचमेंट यही है, एडिक्शन हो गया, आप उसे छोड़ नहीं सकते आप। और अगर आपने अब छोड़ा तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, तो एडिक्शन क्यों लेते हैं ये सारे लोग, एडिक्शन क्यों ले रहे हैं ऐसे, ड्रग्स का, टोबैको का, अल्कोहल का, ये सारी चीजें, ताकि वो स्ट्रेस से निकल पाए, डिप्रेशन से निकल पाए, फ्रस्ट्रेशन से निकल पाए, जो उनकी डेली लाइफ में हार्डशिप्स हो रही है उनसे ओवरकम कर पाए। ठीक है, अगर उनकी अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली है स्ट्रक्चर, तो उनसे अच्छी तरीके से बाहर निकल पाए। एक तो सोशल प्रेशर बच्चे के ऊपर या उस इंडिविजुअल के ऊपर जो बना हुआ है उसकी तरफ, अट्रैक्शन की तरफ वो अट्रैक्ट करता है उससे। प्लस यहाँ पे जो यंगस्टर्स होते हैं, इससे वो उन्हें क्या लगता है, ये ना एक बहुत ज्यादा एडवेंचर है, एक एक्साइटमेंट है। ठीक है, क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एडिक्शन हो जाएगा हमें इससे। ठीक है, तो उन्हें लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, चलो एडवेंचर करते हैं। ओके, सो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप कोई एक चीज, पर्टिकुलर चीज अपनी बॉडी में ले रही हो, लेकिन यहाँ पे जब आप उस चीज को छोड़ोगे तो उसके थ्रू आपको अनप्लीजेंट सिंड्रोम देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे अपनी बॉडी में। और उसे, उन सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि आपने छोड़ा वो चीज को जो कि आप अपटेक कर रहे थे रेगुलरली, और वो रिसेप्टर्स पे वर्क कर रही थी, आपने वो चीज छोड़ी, तो अब आपकी बॉडी शो करेगी विड्रॉल सिंड्रोम। ऐसे सिंड्रोम जो कि आपकी बॉडी को हिला के रख देंगे। ओके, और इस चीज को जब बॉडी शो करती है विड्रॉल सिम्टम, वो कब शो कर रही है, जब आपने डिसकंटिन्यू करा जो आप रेगुलर ड्रग ले रहे थे, जिसपे आप डिपेंड थे, तो उस ड्रग पे आप क्या थे, डिपेंडेंस थी आपकी, और आपने वो छोड़ दी, और अब आपकी बॉडी में आपको विड्रॉल सिंड्रोम्स देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी अलग चीज है, डिप्रेशन अलग चीज है। तो एंजाइटी मतलब सोचते रहना पर्टिकुलरली किस चीज पे, और फिर अपना दिमाग हटा ही नहीं पा रहे हो।
ठीक, शेकीनेस, बॉडी शेक होती रहेगी उसकी, मतलब हिलती रहेगी बॉडी कंटिन्यूअसली, कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है बट शेकीनेस हो रही है, ये विड्रॉल सिम्टम्स है। स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, डायरिया हो सकता है, नोजिया, इंसोमिया, रातों को नींद नहीं आ रही है, ओके, सुबह भी नींद नहीं आ रही है, रातों को भी नींद नहीं आ रही है, सो ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स है आपके कुछ एडिक्शन के, ओके। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है सारी चीज। आप जब अगर कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलरली अपटेक कर रहा है ड्रग का, ठीक है, तो जो उसका नॉर्मल सेंस है, मॉरल सेंस है, वो लॉस कर जाएगा, ठीक है, उसका मॉरल सेंस स्टेबल नहीं रहेगा, जो इमोशनल कंट्रोल है अपने आप के ऊपर, रो रहा है तो रोता ही रहेगा, हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, सिचुएशन यहाँ पे नहीं देखेगा, यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल उसका बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वर्चुअल जो विजुअल प्रॉब्लम्स है ना वो उसे बहुत ज्यादा होगी, यानी कि आई की जो प्रॉब्लम होती है। अब ये नहीं है कि आई की प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर इंसान को है तो हम उसे जज करने लग जाए और हम ये बोले कि नहीं ये तो ड्रग अब्यूज कर रहा है, ठीक, ऐसी वाली चीज नहीं है, ये और अलग चीजों से भी होता है, ओके। विजुअल प्रॉब्लम्स आजकल सबको है, ओके, ऐसी वाली ये वाली चीज नहीं है कि सिर्फ आपका ड्रग अब्यूज से ही होता है, मे बी इट विल बी अ कॉज, ओके। देन लॉस ऑफ जजमेंटल, आप यहाँ पे जजमेंट आप भूल जाओगे, सही क्या है गलत क्या है, ओके। साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं मेल्स के लिए। मेल्स में देखो बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस हो जाएगी, अग्रेसिवनेस दोनों में होगी, ठीक है, मेल में भी फीमेल में भी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो काफी ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी, साइज में अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएगी। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्ने हो जाएंगे। अब एक्ने यूजुअली टीनेजर्स को भी होता है, तो एक पर्टिकुलरली चीज को हम नहीं कह सकते कि एक्ने है तो मतलब वो पर्सन आपका ड्रग अब्यूजिव है, ओके। सो ये चीज दिमाग में रख लेना कि एक्ने जस्ट एक, हाँ हो सकता है कि एक्ने उसके फेस पे है, तो ये साइन है कि साइड इफेक्ट है ये आपके ड्रग्स का। फिर आपका प्रीमेच्योर ब्लडनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, आपका 20 की एज में आपको ब्लडनेस देखने के लिए मिल रही है। स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाएगा उस पर्सन का जो कि आपका लेता है आपके जितने भी आपके ड्रग्स वगैरह है, ओके। रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा आपका टेस्टिकल्स का। यहाँ पे फीमेल की बॉडी में एक्सेसिव हेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक्सेसिव फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फेशियल हेयर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से भी फेशियल हेयर का डेवलपमेंट होता है, ठीक। यहाँ पे मे बी इट, अगर किसी की आपकी कोई फीमेल है उसकी बॉडी पे फेशियल हेयर या फिर उसके फेशियल हेयर या फिर उसके बॉडी हेयर आपको एक्सेसिव ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है उसकी, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका साइड इफेक्ट ही हो, ठीक। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें उसके कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस देखने के लिए मिलेगा फीमेल के अंदर, और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मूड मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा, और मस्कुलिनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। मस्कुलिनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे मतलब उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल वाला नहीं मेल वाला देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा मसल्स का डेवलपमेंट हो गया, मस्कुलर डेवलपमेंट उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिंग मेजर्स बहुत सारे हैं। आप अपने पीयर से बात करिए, पीयर प्रेशर जो जितनी भी चीजें हैं आपकी उनसे कंसल्ट करिए अच्छी तरीके से बैठ के। अगर आपको पेरेंट्स से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो टीचर्स की हेल्प लीजिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए कि कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है तो उसे उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसफुलनेस आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो उससे भी आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। डिसअपॉइंट होने की कोई चीज ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। पेरेंट्स से हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते, पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं तो टीचर से हेल्प लीजिए, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास साइन है, फ्रेंड्स भी आपके पास बहुत सारे हैं, पेरेंट्स भी आपके पास दो है, किसी एक पर्टिकुलर की हेल्प आप ले सकते हो जिससे आपको कंफर्ट है, ठीक है। आप डेंजर साइंस को अगर डिटेक्ट करिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस पर्सन में मुझे डेंजर साइंस दिख रहे हैं। डेंजर साइंस क्या होता है, वो पर्सन पहले बहुत अच्छा स्कोर करता था बट अब एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, ठीक है, लेट आ रहा है स्कूल में, और बहुत ज्यादा एब्सेंस उसकी दिखाई दे रही है, तो आप पता करिए एग्जैक्टली है क्या, ठीक। तो ये सारी एक टीचर की भी ड्यूटी होती है कि डेंजर साइंस डिटेक्ट करे आपके किसी भी अगर स्टूडेंट में ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन सारी चीजों को ठीक करा जाए, तो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो उसे लीजिए, जरूरत पड़ने पे अच्छी तरीके से लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी हेल्प है, ठीक है। ऐसी वाली बात नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और आप इसी में फंसे रह जाओगे, नहीं, आपके आपके पास पूरी लाइफ है, ओके। सो इसके बाद आपकी पूरी लाइफ है, ओके, आप बहुत अच्छी तरीके से आप इसे जी सकते हो, ओके। सो आई होप ये वाली चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो।
तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो आपको क्या करना है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एडियोलॉजी बायोलॉजी। टिल देन बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।